बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखना यानी कि जो आव्यूह है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 रो मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। और स्क्वायर मैट्रिक्स के ही जो पार्ट्स होते हैं स्पेशल, जिसको मैं बोल सकता हूं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, आइडेंटिटी, और उसको मैं यूनिट मैट्रिक्स भी बोलता हूं, तत्समक आव्यूह हम बोलते हैं। और फिर ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर फॉर द एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ये मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स से, जो है रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो रो मैट्रिक्स डेफिनेशंस आपको बुक्स में दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं, और उनका टेक्निकल जो रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, जो आपके जो अभी आपका इस ईयर में आपका सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ तो वहां पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब होता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। ठीक है जी। तो रो मैट्रिक्स में क्या मतलब होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगी और एनी नंबर ऑफ द कॉलम होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होगी और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि भाई 2 3 4 2 3 4, तो इसमें आपके नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी, नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक है। या जैसे मैं बात करूं ए बी सी डी ई एफ, ये कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम कितने हैं जी 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी कि ये। ठीक है। तो एक ही रो है पर कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे, जिसमें आपकी 1 रो होगी और आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करते हो एन से, यानी कि एन आपका कितना भी हो सकता है। तो दिस इज अ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। सेकंड की हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होगा जिसमें केवल एक ही रो होगी, बाकी कितनी भी आपकी सॉरी 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 तो सेकंड हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। तो सेकंड हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स में भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा और एनी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं वहां पे, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम यानी कि एक स्तंभ होगा और पंक्ति आपकी कितनी भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे -2 2 प्लस आयोटा और एक्स। ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा ए एक्स वाई -2 3, मैं जैसे लिखता हूं 1 और 2। ठीक है जी। अब इन तीनों मैट्रिक्स को अगर आप देखते हैं तो देखना भी, तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो 3 रोज और कॉलम कितना हुआ जी 1। ठीक है। तो पंक्ति आपकी 3 है, यानी कि रो आपकी 3 है पर कॉलम आपका स्तंभ एक ही है। यहां पे बात करते हैं, तो रो 1 2 3 4 5, 5 इसमें रोज हो गई और कॉलम कितना है जी 1 हो गया। ठीक है। यानी कि रोज कितनी भी हो सकता है, फिर कॉलम आपका एक रहेगा, स्तंभ एक रहेगा। तो यहाँ पे आपका रो कितनी हो गई 2 और कॉलम कितना हो गया जी 1 हो गया, यानी कि यहां पर आपका 2 रोज एंड 1 कॉलम। अगर इसको मैं टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग एनी नंबर ऑफ रोज बट ओनली 1 कॉलम, एक ही कॉलम होगा। टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन उसको मैं ऐसे दे सकता हूं कि ए आई जे, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो भाई रो तो उसमें कितनी भी हो सकती है पर कॉलम कितना रहेगा, एक ही कॉलम रहेगा, वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी जी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपकी थर्ड नंबर की जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एनी मैट्रिक्स
स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जितनी रो होगी उतने ही उसमें कॉलम होंगे, जितनी पंक्ति होगी उतने ही उसमें स्तंभ होंगे, तो आपकी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह कहलाएगी। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर कि भाई 2 3 4 5, या फिर जैसे मैं लिखता हूं 2 प्लस आयोटा आयोटा -2 ए एक्स वाई जी 3/2 आयोटा और जी ओमेगा, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखना नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो ऑर्डर कितना हुआ 2/2 और इसका ऑर्डर कितना हुआ जी 3/3। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जी आपका सेम होगा, वो आपकी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे तो आपका एलिमेंट होंगे, ठीक है जी, और m इंटू एम, क्यों जी क्यों, क्योंकि यहां पर m इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो m इंटू एम भी लिख सकते हैं और जनरली इसको n इंटू एन लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं जी, n इंटू एन। क्लियर है बातें। चलिए फिर नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आते हैं इसी के अंदर, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी के सारे मैट्रिक्स जो इसके अंदर में आएगी। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहली बात ये, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है जी, द एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है जी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगी। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो डायगोनल होता है मैट्रिक्स की, अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं तो डायगोनल को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ये ही तो आपका डायगोनल है, ये यहां पे क्या है जी, डायगोनल है। तो अभी वो क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल पर एलिमेंट होंगे, पर डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मैं लिखता हूं 2 0 0 आयोटा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स एक्स मान लेते हैं वाई आयोटा tan स्क्वायर एक्स 2 -3 4 5 जेड। ठीक है, तो देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की हमें बात करनी है। तो ये आपकी देखो डायगोनल पर एलिमेंट है, पर डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो क्या है जी, जीरो है। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी भाई, डायगोनल पर तो एलिमेंट है एंड द एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। बट अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूं तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। और जो डायगोनल होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कभी डायगोनल नहीं बनेगा। जैसे मैं लिख देता हूं 2 3 4 5 6 7, तो बताओ जी आप इसमें कहां से डायगोनल बना लेंगे, नहीं बनेगा ना। तो जो डायगोनल की बात होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर हमने बात की है कि डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो डायगोनल पर तो एलिमेंट होंगे, ये जो है आपका ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। बट इन सब को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे जी, जीरो जीरो जीरो, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो ये क्या हो गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम कभी कभी ऐसे भी लिखा आ जाता है कि डायगोनल, वो आपको ऐसे लिख देगा जैसे 2 और i, तो इसका मतलब ये आपकी ये वाली मैट्रिक्स है, इसी को मैं शॉर्ट में डायगोनल 2i लिख सकता हूं, यानी कि ये सिर्फ यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट होंगे और बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे।
जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायगोनल कितना sin x 2 और g z। तो ये आपकी क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। जैसे मैंने कहीं पर लिखा हुआ मिल गया मुझे डायगोनल, ठीक है, 2 5 आयोटा, तो इसका मतलब मुझे समझ जाना है कि ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जहां पे 2 0 0 0 5 0 और 0 0 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखते हैं जी हम। देखो इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स होती है तो ए आई जे की मैं फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। और किस ऑर्डर की होगी ये, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाई n ऑर्डर की होगी, ये तो बात कंफर्म है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जहां पर ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और जीरो कब होगा जी, जब जब मैं यहां पे लिखूं आई डज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि डायगोनल पर तो i इक्वल टू जे होता है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वहां पे i भी 1 है j भी 1 है, i भी 2 है j भी 2 है, i भी 3 है j भी 3 है, तो वहां पे i इक्वल टू j है तो कोई ना कोई एलिमेंट है। बट जहां पर i डज नॉट इक्वल टू j है, जैसे यहाँ पे लिखोगे आप क्या लिखना है, यहाँ पे 12 लिखोगे, यहाँ पे 21, तो यहाँ पे 12 और 21 यानी कि i और j की वैल्यू सेम नहीं है, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये आपका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा, ये ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बस, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, इसमें स्केलर मैट्रिक्स की, SCALAR, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, और फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स में भी काउंट होती है। बट डायगोनल में भी एक स्पेशल केस, जब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे, जब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे तो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी जी, तब वो आपकी कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर कि 2 प्लस आयोटा 0 0 2 प्लस आयोटा, तो पहली बात देखना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है जी। डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है जी। पर डायगोनल के दोनों एलिमेंट, जो भी डायगोनल एलिमेंट है, A11 A22, वो सब क्या है जी, सेम है। क्लियर है बात। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा लिख लेते हैं 2 0 0 0 -2 0, तो 0 0 2, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है जी आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी स्पेशल केस डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट और बाकी सब एलिमेंट जीरो है, ठीक है। क्या ये स्केलर है, नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट अलग है आपका। तो जब ये यहाँ पे 2 2 2 हो जाएगा तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी। तो ये आपकी 3/3 में है, ये 2/2 में है। यानी कि इसको अगर मैं टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो मैं इसको लिखूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर n/n होगा, ठीक है जी, तो वो इसका एलिमेंट देखना ए आई जे इक्व टू 0 होगा। ए आई जे इक्व टू 0 कब होगा, जब आपका आई डज नॉट इक्व टू जे होगा। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे आई और जे दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे इसलिए 0 है, यहाँ पे भी सब 0 है। बट ए आई जे इक्व टू के का मतलब कोई सेम नंबर होगा जब आई इक्व टू क्या है, जे है। यानी कि आई इक्वल टू जे का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि जब डायगोनल है, आई इक्वल टू जे का मतलब होता है, सीधा सीधा सा बात रटी होनी चाहिए, डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो डायगोनल पे क्या होगा, के का मतलब कोई भी एक सेम एलिमेंट होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी, ठीक है। और के बस डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, के वेयर के डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों जी, अगर के भी 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स, सारा का सारा 0 0 0 0 0 हो जाएगा,
तो ये बन जाएगी आपकी नल मैट्रिक्स, जिसकी हम बात करेंगे लास्ट में, बात करेंगे नल मैट्रिक्स की। ठीक है, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जुड़े हैं वो नल मैट्रिक्स। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है k डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बात? चलिए जी, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। सी पार्ट है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक मैट्रिक्स आव्यूह। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, पहली बात ये स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दूसरी बात डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, तीसरी बात है स्केलर भी होगी। पर स्केलर में भी सबसे स्पेशल केस क्या हो गया, स्केलर में तो सारे एलिमेंट सेम होते थे, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते थे, सेम होते थे। बट आइडेंटिटी या यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, उस मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो गए। कितना होगा जी, 1 होगा। जैसे मैं लिखता हूं कि 1 0 0 1, फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आपके डायगोनल को भी रिप्रेजेंट करेगी, फिर स्केलर को भी, और स्पेशल केस आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं I2 से। I2 का मतलब, I का मतलब आइडेंटिटी, 2 का मतलब है 2 by 2 की ऑर्डर की है आपकी। ठीक है, 2 by 2 की है ना, इसको मैं लिख सकता हूं I3, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर कितना है जी, 3 है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहेगी। और इसको अगर मैं टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो मैं लिखूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स AIJ, ठीक है जी, ऑफ ऑर्डर n by n, यह सिंपल ऑफ ऑर्डर n भी लिख सकते हैं। तो n, कोई भी मैट्रिक्स अगर बोलता है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो समझ जाना कि वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, n by n बोले या सिंपल n बोले तो समझ जाना स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है वहां पे, यानी कि वर्ग आव्यूह की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे बड़े ध्यान से तो इतना हमने पढ़ा है कि AIJ इक्वल टू क्या होगा जी, 0 होगा। कब होगा 0, जब I डज नॉट इक्वल टू J होगा। देखो 12, यहाँ पे 21, 12 13, 21 कितना, 23, 31, 32। तो जहाँ पे I और J दोनों की वैल्यू अलग अलग है, वहां पे सब 0, और जहाँ पे I की और J की वैल्यू दोनों की सेम सेम है, 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2, तो वहां पे क्या लिखोगे आप, k की जगह, इसी k की जगह आप क्या लिखोगे, 1 लिखेंगे। कब जी, जब I इक्वल टू J है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके पास। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिएगा भी। तो इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन आपका ये हुआ, और जी इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन आपका ये हुआ। देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी इसके बारे में, पर थोड़ी बात की थी, अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखो किसी भी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप किस तरीके से देते हो, ये फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा है A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। ठीक है, ये सब आपका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है आपका। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये जो आपके एलिमेंट है ये वाले A11 A22 A33 और लास्ट में ये जो वाला एलिमेंट होगा, ठीक है जी, ये कौन से एलिमेंट है आपके, ये है जी आपके डायगोनल एलिमेंट। कौन से, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट है, या मेन डायगोनल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल हो गया, यानी कि विकर्ण हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए जी, अब आप और थोड़ा ध्यान से देखो, इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये इसके ऊपर ये वाले एलिमेंट हो गए, तो ध्यान दोगे ये और ये, तो ये एक तरीके से क्या शेप बन जा रही है, ट्रायंगल की शेप बन जा रही है ना। और यहां पे देखोगे तो ये वाला, ये और ये, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन जा रहा है, एक तरीके से ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बना, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो एलिमेंट है, उसको बोलता हूं मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो नीचे है उसको मैं बोलता हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, बात करेंगे सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है जी,
कि डायगोनल के ऊपर ट्राइंगल मैट्रिक्स का मतलब है कि ऊपर वाले ट्राइंगल में एलिमेंट होंगे, कुछ ना कुछ लिखा होगा, पर नीचे वाले ट्राइंगल में सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैं लिखूं अगर भाई 1 2 3 0 1 5 0 0 3, ठीक है जी। तो अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं, डायगोनल एलिमेंट की, तो ये आपका डायगोनल हुआ, ये आपका डायगोनल होता है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। क्यों हो गई जी, क्योंकि डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल बन जा रहा है उसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इसलिए ये क्या क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऊपर ट्रायंगल बना, नीचे आपके ट्रायंगल में सारे एलिमेंट जीरो है। तो इसको मैं कैसे, जैसे मैं लिखूं ए बी सी डी 0 एक्स वाई जेड 0 0 1 2 0 0 0 3, ठीक है। वह एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, ये तो मैं फॉर एग्जांपल ही ले रहा हूं ऐसे ही बस, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ये आपका क्या बन जा रहा है, डायगोनल, और ये आपका क्या बन जा रहा है, पूरा का पूरा एक अपर ट्राइंगल। बट अगर लोअर ट्राइंगल की मैं बात करता हूं, लोअर ट्राइंगल की मैं बात करूं तो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, जो लोअर ट्राइंगल है, लोअर जो ट्राइंगल है, आई बड़ा है जैसे, आई बड़ा है जैसे, आई बड़ा है जैसे, यानी कि लोअर ट्राइंगल में आई बड़ा होगा जैसे, अच्छा जी। और अपर ट्राइंगल में आई छोटा होगा किससे, जैसे, चाहे आप देख ले, 1 बड़ा है 2 से, सॉरी 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से, यानी कि यहाँ पे जो आई है वो छोटा है जैसे। और डायगोनल के अंदर तो आपको पता ही है सबको कि आई इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जे होगा, ठीक है। तो यानी कि अब अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूं तो आप क्या लिखोगे कि कोई भी मैट्रिक्स यानी कि ए आई जे जिसका ऑर्डर n इंटू एन होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है, पर इसमें जो ए आई जे होगा वो जीरो होगा, किसके लिए, लोअर ट्राइंगल में जीरो होगा, और लोअर ट्राइंगल में फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, यानी कि जहां पर भी आई ग्रेटर देन जे होगा, यानी कि आई बड़ा होगा जे छोटा होगा, तो वहां पे सारे एलिमेंट जीरो होंगे और बाकी कुछ ना कुछ हो लिखा होगा। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे ये जीरो है, यहां पर भी ये जीरो है, तो ये अब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही काउंट होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही काउंट होगा, ठीक है जी। हाँ, अगर आप यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया 2, तो अब जो ये लोअर ट्राइंगल है इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में काउंट नहीं होगा, ना ही अपर में और ना ही लोअर में, तो ये सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, तो ये जीरो होगा, ठीक है। यहां पे चाहे ये भी जीरो हो जाए और चाहे ये भी जीरो हो जाए, बट सभी जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे सब जीरो हो गए, यहाँ पे सब जीरो, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट आपको रखना है, इन चीजों में प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए आपको, वाई जेड, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मैं बात करता हूं अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, लोअर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है जी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, बिल्कुल सही में यही प्रोसीजर फॉलो होना है, यानी कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में तो एलिमेंट हो गए, पर अपर में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई 1 0 0 2 3 0 और 5 6 7, तो आप ध्यान दोगे तो जी देखो ये पूरा डायगोनल है, इसके नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है वहां पर एलिमेंट है, बाकी ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन जा रहा है इसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या है जी, जीरो है। सेम यही प्रोसीजर आप और मैट्रिक्स ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा ए बी सॉरी ए 0 0 0 बी सी 0 0 डी ई एफ 0 और एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो ये सब आपके क्या है, डायगोनल के एलिमेंट। डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट क्या है ये आपके, आप ये थोड़ा सा ना लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है,
नीचे नहीं आ रहे एक दूसरे के, तो ये चीज, ये हो गया लोअर ट्राइंगल। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि अपर वाले ट्राइंगल में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, नीचे में कुछ ना कुछ होगा। तो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा जिसका, ए इक्वल टू में ए आई जे, ठीक है जी, और ऑर्डर होगा n इंटू एन। बट इसका रिप्रेजेंटेशन और से क्या लिखोगे कि ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा। कब होगा जी जीरो, अपर ट्राइंगल में आई छोटा होता है फॉर ऑल आई लेस देन जे, यानी कि जहां पर भी आई छोटा होगा जे से वहां पे सभी एलिमेंट जीरो होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी। तो यही आपका प्रोसीजर है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपकी ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। आपको ये देखने में डर लगेगा इनको, पर अगर आपको ये चीज समझ में आ जा रही है कि इस चीज का एक्चुअल में मतलब है क्या, या इस चीज का एक्चुअल में मतलब है क्या, तो इससे आपको इसका मतलब बनाना है, और इससे आपको ये भी मतलब पता होना चाहिए कि भाई लेस देन और ग्रेटर देन से मतलब है, बोल रहा है तो क्या है। तो इसको समझ जाना है कि जब ये आपका जीरो है और आई ग्रेटर देन जे है, तो समझ जाना है कि ये आपकी वहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन है आई लेस देन जे पर सारे एलिमेंट आपके क्या है, जीरो है, तो ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात होगी, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, किसमें हो गया आपका सारे के सारे एलिमेंट जीरो, और इसको मैं नोटेशन देता हूं ओ से, किससे जी, ओ से नोटेशन देते हैं, ध्यान रखना हो, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से नोटेशन देते हैं, वो हमने बता दिया आपको, क्लियर है बात। तो ये चीज है, और एक चीज को और ध्यान रखना, जे नल मैट्रिक्स है जीरो जीरो जैसे दी, तो ये रेक्टेंगुलर भी होते हैं, हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखना भाई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो वैल्यू आपकी एक समझ सकते हो कि भाई जीरो है, नल मैट्रिक्स में बोल देता हूं, पर ये इक्वल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी जी, इसका ऑर्डर अलग है और इसका ऑर्डर अलग है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। बोलना चाहूं तो दोनों ही नल मैट्रिक्स है पर इक्वल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस इन देयर ऑर्डर। तो ये सब चीजें थी आपकी मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ी हमने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होगा जिसमें केवल और केवल एक रो होगी और आपके एनी नंबर ऑफ द कॉलम हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें आपका एक ही कॉलम होगा और एनी नंबर ऑफ द रोज हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया जी, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। डायगोनल, डायगोनल सबसे पहली बात है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर दूसरी हमने बात की कि द ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू जीरो, यानी कि जहां पर आई इक्वल टू जे है वहां पे एलिमेंट होगा, बाकी ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा। कब, व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर में भी डायगोनल है, और डायगोनल में स्पेशल केस, जब आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे तो आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी, जब डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 1 होंगे तो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि डायगोनल के ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डायगोनल के ऊपर में आपके एलिमेंट होंगे और लोअर में सारे एलिमेंट जब जीरो होंगे तो वो आपका कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और स्पेशल केस क्या है जी यहाँ पे, कि यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे में सारे एलिमेंट जीरो होंगे आपके, ठीक है। फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऊपर वाले हिस्से में सारे एलिमेंट जीरो होंगे, नीचे आपके कोई ना कोई एलिमेंट होगा। नल मैट्रिक्स में द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तो आपके क्या कहलाते हैं, नल मैट्रिक्स आपकी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक डालिएगा, टॉपिक हो गया आपका इक्विलिटी, AQUILITY, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। देखो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, मान लो आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है ए आई जे,
जिसका ऑर्डर है आपका m इंटू एन, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है आपके पास b, जिसका, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बी आई जे से, इसका ऑर्डर में माने तो r इंटू एस है। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन a इक्वल टू b होगा इफ नंबर 1 m इक्वल टू हो r, यानी कि इसकी रोज एंड इसकी रोज कॉलम हो, बोथ मैट्रिक्स must have same row, same number of row, and n is equals to so, यानी कि both matrix must have same, यानी कि स्तंभों की संख्या COLOUMN same column, and the next the corresponding element is same, यानी कि AIJ और BIJ अगर ये सेम है फॉर, ठीक है, फॉर ऑल I एंड J, तो अगर इक्वल, यानी कि आपका ऑर्डर भी ये दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों इक्वल होने का मतलब है इन दोनों बातों को मिला के मैं एक ही बात लिख सकता हूं कि ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम। अगर ऑर्डर सेम है और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, यानी कि इसका पहला उसका भी पहला, उसका दूसरा उसका भी दूसरा, इसका तीसरा इसका भी तीसरा, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी अगर आपके क्या सेम है तो आपकी क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर हम कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट पे आपके बेस क्वेश्चंस है। तो देखो नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा हो आपसे कि x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई एंड 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू -1 5 0 एंड 13, ये इक्वल है आपस में। तो देन x y z w की वैल्यू आपको बतानी है और ये आपका आंसर लिखा हुआ है। देखो जब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल में है तो हमने पढ़ा है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड द कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट होंगे वे भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, क्योंकि ये भी सिंगल ये भी सिंगल 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 एलिमेंट काउंट होंगे, तो ऑर्डर 2 बाय 2, ये भी ऑर्डर 2 बाय 2। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट तो हम इक्वेशंस बना लेते हैं, जैसे x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए, -1। और क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने के लिए आप ये देखो कि कहीं x माइनस वाई में और कहीं है वैल्यू, कंडीशन है ये है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, और जी 2x माइनस वाई किसके बराबर है जी 0 के, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो गई 2x, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं फर्स्ट और सेकंड को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो y की वैल्यू मैंने क्या रखी 2x बराबर में -1, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आपकी 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास 2, तो x और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी है जी 1, अगर 1 रखा तो ये 2 आया, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आपके पास 3, और z अगर 3 है तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके, आपको पता है कि 3z प्लस में w इक्वल टू किसके बराबर है 13 के ना, तो z की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट आंसर करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y 2x माइनस 2y एंड a प्लस b 2a माइनस b माइनस 1 इक्वल्स टू 2 2 4 5 -5 और -1 के। ठीक है, अगर चीज आपको नजर नहीं आ रही है तो आप लिख लेना प्लीज, रो में लिखना है 2 2 4, फिर नेक्स्ट रो में लिखना है आपको 5 -5 -1। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आपको x y a और b की वैल्यू निकालनी है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो हम मैं कंपेयर कर लेता हूं ना, तो बाय द, यहाँ पे आप लिख लेना जरूर, यहाँ पे भी आपको लिखना है, यहाँ पे भी बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो मैं लिख सकता हूं, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू में 2, और जी x माइनस में 2y इक्वल टू में कितना हुआ जी आपके पास 4। तो इन दोनों का अगर मैं सोल्व करता हूं, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वही जो आप 10th में जैसे
सोल्व करते थे। आपका मेथड अपना क्रॉस से करो, एलिमिनेशन से करो, जिससे भी आप करना चाहो, ठीक है। तो जैसे मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12, और इसको माइनस कर दो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10y इक्वल टू में कितना बना जी -10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई जी यहाँ से -1। अगर y की वैल्यू -1 है तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो ये -4 इधर जाके बन गया +4 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो एक वैल्यू निकाल के दिखा दीजिएगा, सारी वैल्यूज आपको, ये नहीं कि पूरी कैलकुलेट करके आप दिखाओगे, ठीक है। चलिए जी, फिर आपको a प्लस बी क्या है, a प्लस बी आपको कितना दिया हुआ है जी 5, और सॉरी 2a माइनस बी कितना दिया हुआ है -5, ये और ये कैंसिल, तो 3a बराबर में 0, तो a की वैल्यू यहां से कितनी है 0। अगर a की वैल्यू अगर 0 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई जी आपके पास 5, तो ये हो गया जी आपका आंसर यहां से, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो इफ a इक्वल्स टू b, यानी कि a बराबर b आपकी गिवन है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, यानी कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। अगर ये बराबर है तो बाय द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं जी, तो यानी कि ये x माइनस 2 है 3 2z, ये 2 है, ये 2z 18z y प्लस 2 6z। फिर b जो वाली मैट्रिक्स है वो y z 6 6y x 2y है, ठीक है जी। तो आप जो वैल्यू पहले आसानी से निकाल सकते हो उस पर ध्यान देना। देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जब मैं इसको इक्वल रखूंगा तो z की वैल्यू कितनी हो गई जी 3 हो गई है, तो साफ साफ नजर आ रहा है ठीक है जी, z की वैल्यू 3 है, और यहां से भी अगर निकालते हो तो यहां से भी z की वैल्यू 3 आएगी। तो कहीं से भी अगर वैल्यू आप निकालते हो तो z की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, ध्यान रखना है। अगर अलग अलग आते तो वो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो यहां से भी चाहे चलो जी चलो जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18 जेड की वैल्यू आपके पास है ना, तो इसको और इसको मैं कंपेयर कर लूं, देखो तो 18 इंटू में जेड की वैल्यू 3 हो गई इक्वल टू में 6y 6 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई जी 9 हो गई, ये बात हो गई। अगर y की वैल्यू आपको मिल जाती है, y की वैल्यू अगर मिल जाती है तो x की वैल्यू देख लो, क्योंकि x माइनस 2 बराबर में y है, और y की वैल्यू कितनी है जी 9, तो x बराबर में कितना हो जाएगा इधर जाके 11, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई जी आपकी 3 9 11, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मैट्रिक्स आर इक्वल, कि एक्स और वाई की किन वैल्यूज के लिए ए और बी दोनों इक्वल होगी। तो इक्वल होने के लिए यानी कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये तो बराबर है ही आपका, ये भी इसके बराबर होगा। तो यहां से हम कंडीशन निकालते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे y की दो इक्वेशन बन जा रही है, वो भी क्वाड्रेटिक में बन जा रही है। एक तो भाई आपके पास ये बन जा रही है यहां से और यहां से, एक यहां से और यहां से, पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आसान है ना निकालना, पहले वो निकाल लेते हैं। तो बाय इक्वलिटी ऑफ, बाय ये लिखना जरूरी है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या कहती है कि भाई ये 2x प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस 3 के होना चाहिए। तो x बराबर में कितना हो गया यहां से 2, ये तो कंफर्म हो गई बात। फिर अब ऊपर वाले को सोल्व करते हैं कि भाई y 3y इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस 2, तो मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस में 3y और प्लस में 2 इक्वल टू में कितना हुआ जी 0। अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो ये आपका आएगा -1 और जी y माइनस में 2 इक्वल टू में 0, तो यहां से y की वैल्यू आएगी आपकी 1 और 2, ठीक है। ये तो कर ही लेंगे आप फैक्टर, ठीक है। फिर इसकी बात करें अगर हम, भाई वाई स्क्वायर माइनस में 5y इक्वल टू में -6 है, ठीक है जी। इस 6 को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो +6 हुआ और इक्वल टू में 0, ठीक। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 आ रही है, यहाँ पे 1 और 2 आ रही है, तो आपको यहां से जो कॉमन है दोनों में उसको आपको निकाल लेना है। तो कॉमन क्या है जी 2, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, y की वैल्यू रहेगी आपके पास 2, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू 2 रखने पर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये भी होगी। तो y की वैल्यू ऐसी ही चूज करनी जिसपे पूरा आपके पूरी वो जो मैट्रिक्स है वो आपके फुलफिल हो। जैसे y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो तो कितना आएगा 6, यहाँ पे रखो तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हुआ, यहाँ पे
2 रखेंगे तो 4 माइनस 10 माइनस के 6 और ये भी माइनस 6 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो 1 रखो जी, तो ये 3 आया, ये भी 3 आया, पर यहाँ पे 1 रखा तो ये -4 आएगा और ये -6, तो 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना, जितनी बार भी आपको y दिया गया होगा या x दिया होगा तो उस सबसे वैल्यू निकालनी है, तो आपको फिर देखना है कि कहीं पे कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आपकी, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 2, दोनों में जो कॉमन होगी, क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप नजर डालेंगे तो देखो वही चीज कि भाई a प्लस बी इक्वल टू में 6 और जी a इंटू बी बराबर में 8। इस क्वेश्चन को तो आप बिना सोल्व किए भी कर सकते हैं। वो ये क्या कह रहा है कि 2 नंबर है, 2 नंबर का सम आपका 2 नंबर्स का सम कितना होगा 6 और 2 उन दोनों की मल्टीप्लाई कितने 8 है, तो सिंपल सी बात हो गई 4 और 2, ठीक है। तो 4 और 2 को मैं अगर ऐड करूं तो 6 मिलेगा और इनटू करूंगा तो 8 मिलेगा। तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2, या b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू आप 2 लिख सकते हो, या b की वैल्यू क्या लिख सकते हो 4, या ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है। या फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में इसको सोल्व करना चाहते हो तो ये फर्स्ट हो गई और ये जी सेकंड हो गई। तो a प्लस बी इक्वल टू में 6, तो b की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस a, उठा के यहाँ पे रख दो। तो a और b की वैल्यू कितनी है जी 6 माइनस a इक्वल टू में कितना 8, तो 6a माइनस a स्क्वायर बराबर में 8। इसको प्रॉपर वे में सोल्व, a माइनस 6a, इसको इधर लिखेंगे, इसको भी और प्लस में 8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a माइनस 4 a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4 और 2 a की वैल्यू, और a की वैल्यू है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 4, तो ठीक है। तो ये चीजें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें दिया हुआ है कि दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, तो मैट्रिक्स देखते हैं x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस जेड 4x प्लस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 3b z प्लस 2c इक्वल टू 0 6। ये आपका लिखा हुआ है 3y माइनस 2, रिपीट कर रहा हूं 3y माइनस 2, फिर ये 2x माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0। तो आपको वैल्यू बताने है a b c x y एंड z के लिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो ये कंपैरिजन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो बाय किससे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं जी कि फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई जी -3, ठीक है। फिर है आपका z प्लस 4, तो z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो दैट मीन्स z इक्वल टू में यहाँ से कितना है आपके पास 2, ठीक है। और यहाँ से आप 3y माइनस जेड इक्वल टू में 3y माइनस 2, तो यहाँ पे z की वैल्यू आप 2 रखेंगे अगर, तो ये तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू 2, तो यानी कि ये सेटिस्फाइड है आपका, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 और ये भी -3 आएगा यहाँ से, तो आपका x की वैल्यू करेक्ट है। तो a की वैल्यू देखते हैं हम, a माइनस 1 इक्वल टू में -3, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी -2, ठीक है। ये 0 है, तो इसका मतलब 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी -1, ठीक है। फिर आगे चलते हैं जी हम, b -3 इक्वल टू में 2b प्लस 4, तो -b इक्वल टू में बनेगा 7, तो b की वैल्यू कितनी हो गई जी -7। तो बच्चों यहाँ पे ना ये आपका z नहीं था, यहाँ पे ये 7 था, तो इसको करेक्ट कर लेना, ये 2y -7 है और ये 3y -2 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 2y -7 इक्वल टू में 3y -2, तो ये -y तो इधर आया और ये 5 इधर जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई -5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। और ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे कोशिश, ठीक है जी। और अगर नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा एक बार। तो a की वैल्यू 2 है और b की भी वैल्यू 2 है, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 2 है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
For what value of x and y the given matrix this one and this one 3x plus 7 5 5 plus 1 2 minus 3x comma 0 y minus 2 8 और 4 आर इक्वल, ठीक है नहीं, यानी कि x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल होगी, अभी हमें ये बताना है। तो देखो जरा, तो मैं मान लेता हूँ अगर इक्वल कब होगी, जब ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो देख लेते हैं कि 3x प्लस 7 क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल टू, अगर आप जीरो करते हैं तो x की वैल्यू कितनी होती है जी, -7/3, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहां से वैल्यू आप निकाल के देखिएगा, 2x माइनस में 3x इक्वल टू में 4, तो ये हो गया आपका माइनस में 3x इक्वल टू में 2 और x इक्वल टू में हो गया -2/3। तो क्या एक ही x के लिए दो वैल्यू हो सकती है, जबकि ये आपकी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में तो पॉसिबिलिटी हो जाती है क्योंकि वहां से भी दो आएंगे, वहां से भी दो, जो कॉमन होगा हम वो ले लेते थे क्वाड्रेटिक में, जैसे यहाँ पे आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और ये 5b है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे तो ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, तो आपकी x की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, पर यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन में एक ही मैट्रिक्स के लिए तो x की दो अलग अलग वैल्यू जा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि x और y के किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए इनका इक्वल होना संभव नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में दिया हुआ है, एमसीक्यूज में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे भी x की थी कंडीशन, यहाँ पे भी x की, तो जितनी बार भी आते हैं उतनी बार ही आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि कहीं x की वैल्यू आपकी अलग अलग तो नहीं आ जा रही है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, इनका इक्वल पॉसिबल नहीं है। हालांकि y की वैल्यू तो आपकी सेम आ जा रही है, y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 7 और यहाँ से y की वैल्यू 7, पर x की वैल्यू नहीं आ जा रही है आपकी सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ से हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 9 और x प्लस जेड, तो x प्लस जेड कितना है जी आपका 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई जी 4, सीधी सी बात। फिर y प्लस जेड यानी कि y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है जी 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई जी 2, और तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक होगा शुरू, वो हम शुरुआत करेंगे अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन